हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। हम करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं जनवरी 2022 के फ्रॉम विजन आईएएस मैगजीन। इसमें हम आज पार्ट 4 करेंगे, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो जो डिटेल वाले टॉपिक्स थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऑफ जनवरी 2022 मंथ। इसमें आपको आज एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ मौलिक अधिकार, योर फंडामेंटल राइट्स। कौन से आर्टिकल से आते हैं? फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। और जो आज का टॉपिक है उसमें जो आपको मेनली आर्टिकल्स चाहिए होंगे वो आपको पता होने चाहिए, दैट इज आर्टिकल नंबर 12 जिसमें स्टेट्स को डिफाइन करा गया है, आर्टिकल नंबर 14 जिसमें इक्वालिटी की बात करी गई है, इक्वल बिफोर लॉ। देन कम्स टू योर आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21। तो ये आर्टिकल्स आपके काम में आने वाले हैं, तो इनको आज हम करेंगे, ठीक है। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। न्यूज़ में क्यों था ये टॉपिक? हुआ क्या, हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 75% जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स किसके लिए कर देंगे, दैट इज़ फॉर द लोकल्स, अपने रेजिडेंट्स के लिए जो हमारे डोमिसाइल है, ठीक है। डोमिसाइल मतलब जो लोकल रेजिडेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है। बट हुआ क्या, पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उन्होंने कर दिया मना कि नहीं, ये हॉल्ट पे लगा दिया कि रोक दिया कि ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट गई किसके पास? एक ही ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट को क्वेश्चन करा तो उनके पास ऐसे सच कोई रीज़न नहीं था वैलिड सा कि क्यों हॉल्ट पे करा, ठीक है। बट ऑल्दो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर लोकल रिजर्वेशन 75% तक कर दी जाए, तो वो सारा किस में करेंगे आज हम, दैट इज़ इन द लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो न्यूज़ का मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया क्या क्या था। और ये 75% लॉ 10 सालों के लिए वैलिड होता एंड 30,000 से कम जिन भी सेक्टर्स में सैलरी होती है वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं वाई न्यूज़। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट द ऑर्डर बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट टू हॉल्ट 75% कोटा इन प्राइवेट जॉब फॉर लोकल, एज आई टोल्ड यू कंप्लीटली। फिर बोला कि जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2022, हर स्टेट की होती है ये, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा स्टेट की है तो हरियाणा लग गया आगे, बाकी स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। ये कब इफेक्ट में आई? दैट इज ऑन जनवरी 15, 2022। इसमें क्या बोला गया कि 75% रिजर्वेशन दी जाएगी टू लोकल यंगस्टर्स प्राइवेट सेक्टर में, और जिनकी मंथली सैलरी जो है दैट इज़ लेस देन 30,000। और प्राइवेट कंपनीज को ये इंक्लूड करती है, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फॉर्म्स, इन सभी चीज़ों को ये इंक्लूड करती है। फिर बोलते कि हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट नहीं है सिर्फ इंडिया में कि जिसने लोकल रिजर्वेशन का डिसीजन लिया है। महाराष्ट्र हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, उन्होंने पहले ही ये प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो लोकल्स के लिए रिजर्व कर दी थी। बट काफ़ी सारी हर्डल्स उनको फेस करनी पड़ी उस कॉन्सिक्वेंसेज में, बिकॉज एक स्कीम है सन्स ऑफ सॉइल, मतलब जिस एरिया में पैदा हुए हो उसके बच्चे, मतलब उस एरिया के बच्चे, जैसे हरियाणा में कोई पैदा हुआ है तो वहाँ के सन्स, ठीक है। तो ये स्कीम थी, उसके तहत ही है ये लोकल रिजर्वेशन का। अब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई फेवर में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं पहले कि जो फेवर में बताती है। तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फेवर में है, ये आता है आपका, इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल नंबर 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 टॉक्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या बोला गया है कि हर एक सिटीजन कह लो या डोमिसाइल ज़्यादा बेटर टर्म रहेगी, कि स्टेट गवर्नमेंट की भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डोमिसाइल लोकल रेजिडेंट को क्या दे, एम्प्लॉयमेंट दे, क्योंकि लाइफ को अगर चलाना है तो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पैसों के वो करेगा क्या, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये फेवर में आ गई। देन कम टू द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। इसमें बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी बहुत डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। हरियाणा इज ऑल्सो फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है सडनली,
अप्रैल 2020 में देखा गया कि 40% जॉब सीकर जो थे दे वर एम्प्टी हैंडेड, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो दैट्स वाई इट वाज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसने ये नोटिस करा, ठीक है। ये जो डाटा बताया गया है अप्रैल 2020 का कि 40% ऐसे जॉब सीकर्स थे, दे रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ऑब्वियसली इकोनॉमी चेक करनी है तो इकोनॉमी वाली कोई एजेंसी होगी, तो उन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है और अर्बनाइजेशन जो है हरियाणा के अंदर, ये बहुत ज़्यादा हो गई है और लैंड एक्विजिशन भी बहुत इंक्रीज कर रखी है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम होती जा रही है। ऑब्वियसली जब ना इंडस्ट्रीज इंक्रीज कर जाती हैं किसी एरिया में या अर्बनाइजेशन इंक्रीज कर जाती है तो एग्रीकल्चर में क्या आता है, ऑटोमेटिक डिक्लाइन, क्योंकि लोगों को पैसा कहाँ मिलेगा ज़्यादा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एग्रीकल्चर में कम मिलेगा ना तो एग्रीकल्चर लोग छोड़ देंगे और कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टुवर्ड द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला आर्ग्यूमेंट जो कि फेवर में है, कर्बिंग द सेलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेटिंग कॉर्पोरेशंस। अब देखो जब बिजनेस की बात आती है ना तो वहाँ पे कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है लोकल्स के साथ, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनको क्या चाहिए, एक तरह से पहला तो उनको प्रॉफिट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको लगता है कि लोकल वर्कर अगर हमने रखे तो क्या होगा वहाँ से, मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने डिसाइड करा मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट ए में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये क्या करेगा, पहले से ही बंदे लेके आएगा अपने साथ, स्किल्ड होंगे, जो कि लोकल वर्कर्स को हायर नहीं करेंगे, खुद लेके आएंगे अपने साथ, सो दैट उनको ये इनसिक्योरिटी रहती है एक तरह से कि जो लोकल वर्कर्स होंगे वो मे भी काम ना करे ठीक से जैसे वो चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ मेन रीजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या एक मिथ सा कह लो, तो वो वाला पॉइंट है। तो दैट्स वाई अगर लोकल को रिजर्वेशन दी जाएगी तो ये फिर डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सकता है। सो दिस इज अगेन अ फेवर स्टेटमेंट, फेवर आर्ग्यूमेंट। फिर आता है स्क्यूड रिसोर्स एलोकेशन। इसमें क्या बोला गया, अब रिसोर्स एलोकेशन की बात करी गई है, एलोकेशन इस तरह से हो जिसको ज़्यादा चाहिए उसे ज़्यादा मिले, बट होता क्या है जब एलोकेशन की बात आती है तो वो इक्वली डिवाइड होता है, फिर वो वही कंसेप्ट आ जाता है, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, ठीक है। इक्वालिटी मतलब ये मान लो रिच है कोई, ये थोड़ा मिडिल है, ये कोई पुअर है, वैसे ही इक्विटी में भी रख लो पहले, ठीक है, ये जो नॉर्मल पॉपुलेशन है। अब क्या होगा, इक्वालिटी में क्या होगा, इसको भी उतना ही एलोकेशन हुआ, इसको भी इतना एलोकेशन हुआ, लास्ट वाले को भी उतना ही एलोकेशन हुआ। बट इक्विटी में क्या किया जाएगा, अब रिच को देख लिए, ये तो पहले से सफाई से, मिडिल वाले को इतना दिया जाएगा कि वो रिच के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, रिच के पास पहुंच जाए, और जो पुअर होगा बहुत ही पुअर उसको भी इतना दिया जाएगा कि वो भी सबको मैच कर ले। मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी का पर्पस कहाँ पे आता है, इक्विटी में। इगैलिटेरियन मतलब इक्वल, सारे इक्वल हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, कल्चरल टर्म है इगैलिटेरियन। तो इक्विटी का कंसेप्ट ये रहता है, तो ये बोला गया है स्क्यूड रिसोर्स एलोकेशन में। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसी भी हैं जो फेवर नहीं करती हैं, विच आर अगेंस्ट द प्राइवेट सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। क्यों है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आई तो पहले तो बोल दिया ठीक है, अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 14 कि मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक तरह से कि उनके जो डोमिसाइल हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अबाउट द आर्टिकल नंबर 19 जिसके फर्दर पार्ट्स हैं, फर्स्ट बोलता है अबाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड बोलता है राइट टू असेंबल, थर्ड कहता है एसोसिएशन, फोर्थ कहता है फ्री टू ट्रैवल इन इंडिया, 5 कहता है सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, 6 कहता है प्रॉपर्टी। इसको फिर बाद में डाल दिया गया था इन आर्टिकल नंबर 300A। बाद में ये फंडामेंटल राइट नहीं बचा था, इसको क्या बना दिया गया था, लीगल राइट। और 7th कहता है राइट टू डू ऑक्यूपेशन। अब देखो इससे आपको समझने में इजी रहेगा कैसे। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 19 है जिसका फोर्थ
क्लॉज है वो क्या कहता है कि हर एक इंडिविजुअल जो इंडिया में रह रहा है, जो इंडिया का सिटीजन है, उनको अलाउड है कि दे कैन ट्रैवल थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया में वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, डन। फिफ्थ में बोला गया है कि वो रह भी सकते हैं, जिस पार्ट में वो चाहे इंडिया में वहां रह भी सकते हैं। तो ये तो हनन हो गया ना इसका। अगर लोकल्स को ही दी जाएगी 75% जॉब तो इसका क्या हो गया, हनन हो गया। फिर आता है सेवेंथ में बोला जाता है कि कोई भी कहीं भी ऑक्यूपेशन अपना बिजनेस कर सकता है। तो अगेन इसमें सारे नहीं कर पाएंगे बिकॉज 75% तो लोकल वर्कर्स ही आ जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने भी कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, तो ये भी तो हनन हो रहा है ना, पर्टिकुलरली आर्टिकल नंबर 19 का। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ ब्रीफ में बता दिया मैंने। फिर बोला फ्यूल सन ऑफ द सॉइल सिंड्रोम। अब एक सन ऑफ सॉइल सिंड्रोम है। अब देखो क्या होता है ना, बोलते हैं कि अगर बंदा एक ही जगह रहे ना तो उसकी ग्रोथ कभी नहीं होगी, ठीक है। मान लो कोई ऑफिसर भी लग गया कल को, पर खुश है इतने में कि मैं ऑफिसर हूँ, मुझे कुछ काम नहीं करना है, तो उसकी कभी ग्रोथ नहीं होगी। पर अगर उसको एक जील होगी ना अंदर कि मुझे ग्रो भी करना है, साथ में इसी रैंक पे नहीं रहना है, मुझे आगे ग्रो करना है जिससे मेरी वजह से कोई डेवलपमेंट हो सके, तो वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा खुद को कष्ट देना पड़ेगा। इट्स ठीक है, उसके पास पावर है तो उस पावर का यूज भी तो करो ना पॉजिटिवली। तो दैट इज द पॉइंट कि सन्स ऑफ सॉइल वाला सिंड्रोम है ना, जो उसी को ये एक पंप भर रहा है कि बस वही इंक्रीज करते जाओ और पेंडोरा बॉक्स की तरह अपने पास ही सारा पैसा आता जाए। बट आपको पता है ना कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी करके भी कॉन्सेप्ट होता है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी सबसे डेंजरस होती है, इसमें कंट्री या कोई पर्टिकुलर स्टेट चाहती है कि मेरा पैसा मेरे पास ही रहे, तो फिर उसका फायदा क्या होगा जब उसको यूज ही नहीं कर पाओगे ना। फिर आता है स्टिफल द लेबर मार्केट। एज ए टोल्ड यू अर्लियर कि लेबर जो है वो बहुत फेस करती है बिकॉज जो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं उनको ये लगता है कि मे बी ये डिसिप्लिन में ना काम करें, और ये भी लगता है कि इनको काम सिखाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट ना हो उनका। तो दैट इज स्टिफल द लेबर मार्केट। फिर आता है रिवाइवल ऑफ लाइसेंस राज। पहले हुआ करता था ये, पर कुछ एक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर लोकल रिजर्वेशन अलाउ कर दी ना तो उसे फिर से लाइसेंस राज वाला ही सिस्टम चल पड़ेगा, मतलब नेशनलाइजेशन हो जाएगी किसकी, प्राइवेट सेक्टर की। फिर आता है नो सोल्यूशन टू कोर इश्यूज। जोग्राफिकल डेवलपमेंट है तो ठीक है, उसका कोई डेवलपमेंट ही नहीं होएगा आगे, तो फिर फायदा क्या उस रिजर्वेशन का भी। एजुकेशन पे फोकस नहीं होगा पूरा, ना तो हेल्थ पे फोकस होगा क्योंकि वो अंदर ही अंदर हो गया ना सारा, इस बॉक्स के अंदर सब कुछ हो रहा है, ओपननेस तो है ही नहीं। फिर आता है लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अगेन वो जो स्किल उन 75% को आएगी वही आगे पास होती जाएगी, तो अगेन कुछ नया तो सीखा ही नहीं, ठीक है। तो दीज आर सम आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन डिसफेवर, फेवर में नहीं है, अगेंस्ट हैं। अब देखो कुछ और रिलेटेड इश्यूज भी थे। पहला इशू यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2020 में क्या किया, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए रिजर्व कर दी। मतलब मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, बाकियों को नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज कर गया, और क्वेश्चन क्या अराइज किया कि व्हाट अबाउट द आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 कहाँ गया, जो कि किसकी बात करता है, अपॉर्चुनिटी की बात। आर्टिकल नंबर 14 कहाँ गया, विच टॉक अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब जितने भी आर्टिकल नंबर 14 आपको पता होगा, आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 ऑल टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। तो बोलते ये लॉ कहाँ गए, ये आर्टिकल्स का तो वायलेशन हो गया, इनकी तो आपने बात ही नहीं करी। आर्टिकल नंबर 16 आपको गारंटी देता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, आप रहते कहाँ पे हो, ठीक है। वहीं इसका आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2 भी आता है, इसमें भी अगेन वही बोला जाता है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2 में कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी स्टेट के द्वारा, चाहे आपका रिलीजन कोई सा है, चाहे आपकी रेस कोई है, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, कुछ भी है, उसके बेसिस के ऊपर आपके साथ एम्प्लॉयमेंट देते हुए स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फिर वहीं पे आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। वहां पे पहले लॉ पास होएगा तभी ये इम्प्लीमेंट होएगा कि जो जॉब्स का रेजिडेंस है फॉर जॉब्स किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, वो पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। मुद्दा रख सकती है स्टेट गवर्नमेंट, बट पावर किसको दी गई है, दैट इज टू द पार्लियामेंट। अब बोलते कि
कॉन्स्टिट्यूशनल व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द डोमिसाइल? क्योंकि इंडिया में क्या सिस्टम है, ड्यूअल सिटीजन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे क्या चलती है, सिंगल सिटीजन। मतलब आप अगर हिमाचल में भी रह रहे हो, आप हिमाचल में रह रहे हो, मध्य प्रदेश में रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, आप जहाँ मर्जी रह रहे हो, आपका जो आप क्या हो, इंडिया के सिटीजन। ऐसे थोड़ी बोलते मैं हिमाचल प्रदेश का सिटीजन हूँ, मैं यूपी का सिटीजन हूँ, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो वी आर हैविंग अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि हमारे पास लिबर्टी है इतनी, आर्टिकल नंबर 19, कि हम थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो ये भी तो वायलेट हो गया। आर्टिकल नंबर 16 वायलेट हो रहा है आपका, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19 वायलेट हो गया, आर्टिकल नंबर 14 वायलेट हो गया। तो ये तो वायलेट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कंसर्न रेज हुआ था इन मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद कुछ जुडिशियल स्टैंड्स आए थे, इशू ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ सॉइल। वो जुडिशियल स्टैंड्स भी देख लेते हैं। कुछ जुडिशियल स्टैंड्स दिए गए थे, जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर लगी है एक, यहाँ पे सारे शो हैं। फर्स्ट था 1984 में। 1984 में एक केस आता है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जो कोर्ट है वो कह देती है कि ये सारी एक्टिविटीज सन ऑफ सॉइल वाला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे राइट टू इक्वालिटी का बिल्कुल ही वायलेशन हो जाता है। देन कम्स इन द 1995 में एक और केस आता है, दैट इज योर सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में क्या बोला जाता है कि 5% एक्स्ट्रा वेटेज दे दी जाती है उन कैंडिडेट्स को जो तेलुगु में पढ़े थे। ठीक है, तो इससे अगेन स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, तो दैट इज अगेन अगेंस्ट। फिर आता है 2002 का केस। इसमें क्या हुआ था, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट टीचर्स की पोस्ट के लिए किसको अपॉइंट करा, सिर्फ जो रूरल एरियाज के थे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, कि इनको ही दी जाएगी। तो अगेन दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। फिर आते हैं 2019 का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसमें क्या बोला गया कि यूपी की जो एबॉरिजिनल है, मतलब यूपी में जिनका बर्थ हुआ है, कौन, सिर्फ फीमेल्स। ठीक है, जो सिर्फ फीमेल्स हैं उनको ही सर्विस सिलेक्शन कमीशन में जॉब दी जाएगी और बाकियों को नहीं दी जाएगी। सो दैट वाज अगेन द केस। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि जुडिशियल स्टैंड की सन ऑफ सॉइल पे ये सारा इशू रहता है। ठीक है, अब वे अहेड भी देख लेते हैं क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। पहला है ब्रिजिंग द रीजनल इनइक्वालिटीज। जो आपके एरिया में पहले तो इनइक्वालिटीज हैं, पहले उनको ओवरकम करो। सन ऑफ सॉइल वाला जो कॉन्सेप्ट है इतना फोकस उस पर ना करें, बट जो पैरोकियल इकोनॉमीज होती हैं उन पे पहले फोकस करना शुरू करो। पैरोकियल इकोनॉमीज क्या होती हैं, कुछ एक इकोनॉमीज ऐसी होती हैं, ये कल्चर से रिलेटेड होती हैं। कुछ होते हैं ना वो सिर्फ बास्केट्स ही बनाते हैं, उनकी वो स्किल होती है। कुछ ऐसी इकोनॉमी उनके लिए जनरेट करो, जैसे शॉप्स वगैरह बनवा दी छोटी मोटी, कि आप यहाँ पे लाओ अपनी बास्केट बेचो, हम इसको मेन मार्केट में बेचेंगे। तो इस तरह से काम जो है वो पहले इन इक्वालिटीज को खत्म करो, देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर उसके बाद उस चीज को सन ऑफ सॉइल वाले कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एजुकेशन को प्रमोट करो, प्लस जो स्किल्स हैं उस पर फोकस करो। देन सेकेंड यहाँ पे जो वे फॉरवर्ड दिया गया है, दैट इज प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। जॉब क्रिएशन करो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मतलब जो लेबर जहाँ पे सरप्लस में चाहिए, जहाँ लेबर ज़्यादा चाहिए, बिकॉज सभी को पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, शायद हम फर्स्ट रैंक पे भी आ जाएं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर के लिए ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी पड़ेंगी। पर उसके साथ साथ एजुकेशन जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब लेबर के पास भी कुछ इनकम आनी शुरू होएगी और साथ में एजुकेशन मिलेगी, तो उनको पता चलेगा कि हमें ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन यूज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फिर आता है फोकस ऑन एजुकेशन एंड स्किलिंग, ये मैंने आपको बता दिया। फिर इंसेंटिव्स रूट, इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट तभी आएगी ना अगर आपकी स्टेट ओपन होएगी फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 75% 80% जॉब सारी लोकल्स को दे दी, तो बाहर से तो इन्वेस्टमेंट आनी कम हो जाएगी, कम कम होते वो ख़त्म ही हो जाएगी एक टाइम पे, कि ये तो बाहर वालों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज द इंसेंटिव्स रूट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिजर्वेशन, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन स्मॉल टॉपिक्स रिगार्डिंग द पॉलिटी, तो वो उसी में कवर करेंगे। ठीक है, वो कुछ टॉपिक्स इकट्ठे आएंगे, 15-15 मिनट के वीडियोस रहेंगे, वो 7-8 मिनट का एक टॉपिक होगा, उसमें भी हम हॉलिस्टिकली उसको कवर करेंगे।
सो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.